ईक्षा हिंदी क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम स्पर्श भाग 1 क्लास 9th के लिए पाठ एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आप पुस्तक खोल लीजिए, क्योंकि बहुत से इसमें शब्द ऐसे हैं जिनके अर्थ शायद पीछे भी आपके पाठ के पीछे भी नहीं दिए हुए, तो मैं बताती जाऊंगी, आप नोट कर सकते हैं। और पाठ को पढ़ने से पहले हम थोड़ा इसकी पृष्ठभूमि जान लेते हैं, इसके लेखिका के बारे में जान लेते हैं। इसकी लेखिका है बचेंद्री पाल। आपने नाम सुना होगा। बचेंद्री पाल बहुत प्रसिद्ध हुई थी जब इन्होंने एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। तो ये पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। माउंटेनियरिंग करके पहाड़ों को चढ़ चढ़ कर ये एवरेस्ट तक पहुंची थी। तो इनकी जीवनी देख लेते हैं। इनका जन्म उत्तरांचल के चमोली जिले के बम्पा गांव में 24 मई को हुआ था 1954 में। अब तो काफ़ी बुजुर्ग हो गई हैं ये। इनकी माँ का नाम था हंसा देई और पिता का नाम था किशन सिंह पाल। ये अपने माता पिता की तीसरी संतान थी। एक भाई बड़ा था, ये बीच में थी, फिर इनसे छोटा भाई था। तो इनकी पढ़ाई लिखाई का खर्च उठाना पिता के लिए बड़ा मुश्किल था। 8वीं तक इन्होंने पढ़ाई की पिता के खर्चे से, फिर पिता ने मना कर दिया कि मैं और पैसा नहीं खर्च कर सकता। तो इन्होंने अपनी पढ़ाई का खर्च खुद कमाना शुरू कर दिया था, पढ़ाई के लिए, खर्च के लिए। और सिलाई कढ़ाई ये सब करके पैसा कमाती थी और अपनी स्कूल की फीस भरती थी। तो 10वीं तक जब पहुंच गई हैं, 10वीं में तो इनके पिता ने फिर मना कर दिया कि आगे नहीं पढ़ना है। तो स्कूल के प्रिंसिपल ने आकर इनके पिताजी को समझाया कि नहीं, इसे पढ़ने दीजिए। और जब ये पढ़ी तो इन्होंने संस्कृत में एमए किया और फिर बीएड किया। इतनी अच्छी तरह इन्होंने अपने बलबूते पर पढ़ाई की थी। तो पहले शुरू से ही ये बहुत फोकस्ड थी, अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमेशा दृढ़ रहती थी। तो ये जो इनके जो लक्ष्य के प्रति जो ये समर्पण का भाव है, उसी ने इनको एवरेस्ट पर विजय दिलवाई है। ऐसे ही नहीं कोई पहुंच जाता इतने बड़े, इतने ऊंचे लक्ष्य तक। तो इनको पहाड़ चढ़ने का शौक बचपन से ही था, क्योंकि ये उत्तरांचल में पहाड़ों में ही ये लोग रहते थे, इनका परिवार रहता था। तो जब ये पहाड़ों पर चढ़ना चाहती थी तो इनका बड़ा भाई इन्हें रोकता था कि नहीं, तुम लड़की हो, तुम नहीं चढ़ सकती, तुम ये काम मत करो। और छोटे भाई को उकसाता था कि तुम जाओ पहाड़ों पे चढ़ो। तो तब इन्हें, बचेंद्री को बड़ा दुख होता था कि ऐसा क्यों करते हैं लोग, लड़कियों को इतना नाजुक, इतना कोमल क्यों समझते हैं। जो काम लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां भी कर सकती हैं, ऐसा बचेंद्री पाल का मानना था। और इनका परिवार साल के कुछ महीने पहाड़ों में ऊपर जाके रहता था, और जब बहुत ठंड हो जाती थी, सर्दियों में बर्फ गिरती थी, तो नीचे तराई में आ जाते थे। तो जब ये कुछ महीने नीचे आ जाते थे पहाड़ के, तो तब इनको स्कूल जाने के लिए 5-6 मील तक पैदल पहाड़ों पर जाना पड़ता था। तब ये माउंटेनियरिंग करती थी, तब ये पहाड़ों पर ट्रैकिंग करते हुए जाती थी। और फिर जैसे ही इनकी पढ़ाई पूरी हुई, संयोगवश इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने एवरेस्ट अभियान पर जाने के लिए एक साहसी महिला की खोज शुरू कर दी। विज्ञापन किए होंगे कि ऐसी महिला हमें चाहिए जो एवरेस्ट अभियान के लिए हमारे साथ चले। और ये क्या था फाउंडेशन? इंडियन माउंटेन फाउंडेशन। तो ये बचेंद्री को शौक था, ये इस दल में शामिल हो गई। और इनको फिर ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग में 7500 मीटर ऊंची ये मान चोटी पर चढ़ गई, ट्रेनिंग में ही चढ़ गई इतना ऊपर। और फिर उसके बाद इनको इतना अभ्यास हो गया कि इन्होंने एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। ये जो पाठ है, मेरी शिखर यात्रा, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, शिखर यानी चोटी, पीक, माउंटेन का पीक जो होता है उसे शिखर कहते हैं, चोटी।
तो ये चोटी तक की यात्रा है जिसमें इन्होंने अपनी यात्रा का इतना वर्णन किया है, एकदम एक एक चीज इन्होंने डिटेल में बताई है। तो पढ़कर ऐसा लगता है जैसे हम भी इनके साथ यात्रा कर रहे हैं, कोई भी चीज छोड़ी नहीं है। और इतने रोंगटे खड़े होने वाले दृश्यों का वर्णन किया है। तो इस यात्रा में हम, शिखर यात्रा में हम इनके बचेंद्री पाल के अनुभव को पढ़ेंगे। इनका कैसा था अनुभव, वो यात्रा कैसी थी, कितनी कठिन यात्रा थी या कितनी आनंददायक यात्रा थी, ये कैसा बचेंद्री पाल ने अनुभव किया था, वो सारी बातें इस पाठ में है। तो हम शुरू करते हैं। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। तो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। तो एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, आपको पता है, इसके बारे में आप ज्योग्राफी में पढ़ चुके होंगे। तो इन्होंने अपनी, मेरी शिखर यात्रा यानी मेरी नहीं, बचेंद्री पाल की शिखर यात्रा, क्योंकि ये पाठ बचेंद्री पाल ने अपनी यात्रा का अनुभव लिखा है। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। एवरेस्ट अभियान दल, ये अभियान दल था। अभियान एक कैंपेन करने वाला दल था। इस अभियान का मतलब होता है कैंपेन, चल पड़ना, किसी चीज को लेकर चल पड़ना, उसे कहते हैं अभियान। तो ये जो एवरेस्ट पर चढ़ने का जो ये दल था, ये 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया, क्योंकि नेपाल जाएंगे। काठमांडू कहाँ है? नेपाल में। नेपाल के ऊपर ही है हिमालय। नेपाल जो है हिमालय की तराई में है, तो नेपाल जाना जरूरी है एवरेस्ट पे जाने के लिए। तो जहाज से, हवाई जहाज से ये नेपाल के लिए चल दिए। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था। एक मजबूत अग्रिम दल यानी इनसे पहले जाने वाला एक ग्रुप इनसे पहले ही चला गया था, जिसमें बहुत मजबूत लोग थे जो पहाड़ों पर चढ़ना जानते थे। मजबूत अग्रिम दल, जिसमें बहुत शक्तिशाली ट्रैकिंग करने वाले मजबूत लोग, शक्तिशाली लोग, एक दल पहले ही पहुंच गया था वहां पर, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके, क्योंकि वहां बर्फ बहुत गिरती है और मार्च में तो ठंड होती है, मार्च में भी पहाड़ों पर बर्फ गिरती रहती है। तो एक दल इसलिए पहुंच गया कि ये दूसरा दल जो आएगा उसके पहुंचने से पहले वो वहां जाके सारी बर्फ के रास्ते को साफ कर दे। तो क्या कहते हैं कि वो इसलिए पहले चला गया था जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले, हमारे बचेंद्री पाल कह रही हैं कि उनके पहुंचने, बेस कैंप होता है जहां से पहाड़ी यात्रा शुरू करते हैं। जैसे जैसे ये मान लीजिए पहाड़ है, तो ये जो नीचे का जगह है जहाँ से यात्रा शुरू होगी, वहाँ पर एक कैंप बनाते हैं, वहाँ जाते हैं, रेस्ट करते हैं, वहाँ सब सामान वामान रखते हैं, फिर वहाँ से गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन के सिलेंडर, खाना बनाने की सामान, वो सारा इकट्ठा करके वहाँ से यात्रा शुरू करते हैं। उसको कहते हैं बेस कैंप। बेस होता है वो आधार कैंप होता है, जहाँ पे सारी रिपोर्टिंग होती है, सब कुछ वहीं से, वहाँ ऑफिस होता है उनका, वो उस कैंप से यात्रा शुरू होती है। तो वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ बर्फ होगी रास्ते में। हिमपात कहते हैं, हिमपात के 2 अर्थ हैं। हिमपात बर्फ का गिरना, और दूसरा हिम गिरकर, बर्फ गिरकर जब बिल्कुल रास्ते पर बर्फ एकदम जम जाती है तो उसको भी हिमपात कहते हैं। तो दुर्गम हिमपात के रास्ते को, दुर्गम कठिन, ऐसा रास्ता जहां जाना मुश्किल हो, दुर्गम, जहां जाना, जहां गमन करना मुश्किल हो, दुर कठिन, तो उस कठिन, जहां जाना कठिन हो, उस रास्ते के हिमपात को साफ कर सके, तभी तो चलेंगे। अगर इतनी ज्यादा बर्फ होगी तो पहले शुरुआत में ही चलना मुश्किल हो जाएगा। तो रास्ता साफ करने के लिए पहले से एक दल पहुंच चुका था।
नमचे बाजार शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। अब ये जगह के बारे में बता रहे हैं। नमचे बाजार एक टाउन है, एक छोटा सा शहर है जो जो नगरीय क्षेत्र है, नगरीय नगर जैसा क्षेत्र है, शहर जैसा क्षेत्र है, जो शेरपा लैंड है। वहां पर पूरा एरिया शेरपा लैंड कहलाता है, जिसमें नमचे बाजार एक छोटा सा टाउन है, शहर है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांवों के होते हैं। अब वो शेरपा लैंड है तो वहां सिर्फ शेरपाज ही ज्यादातर रहते हैं। शेरपा एक ऐसी जनजाति का नाम है जो तिब्बत से आए थे, नेपाल में बस गए थे, और इनको वैसे कहते हैं पीपल ऑफ ईस्ट, जो ईस्टर्न तिब्बत से आकर नेपाल में खुम्बू में बस गए। नेपाल में एक जगह का नाम है खुम्बू, वहां पर आकर बस गए सारे। और इनका काम है, खेती करते हैं या माल ढोते हैं, सामान उठाते हैं, कुली का काम करते हैं, इस तरह का काम करते हैं, और इनको शेरपा कहते हैं। तो सारे के सारे वहाँ शेरपा आकर बस गए थे, इसलिए उस जगह का नाम हो गया शेरपा लैंड। और उस शेरपा लैंड में निमचे बाजार नाम का टाउन था, और यहाँ पर सब आसपास के गांवों के शेरपा आते हैं इस जगह पर। ये नमचे बाजार ही था जहाँ से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा। तो निमचे बाजार पहुँच गए ये लोग, लेखिका और बाकी सब लोग। वहाँ से उनको एवरेस्ट दिखाई दिया। सबसे पहले वहाँ से लेखिका ने एवरेस्ट को निहारा। निहारा का अर्थ होता है जब कोई बहुत खुशी से किसी को देखता है, प्रशंसा से किसी को देखता है, तो उसे निहारना कहते हैं। देखना और निहारना में अंतर है। देखना सिंपल दृष्टि होता है देखना, और निहारना प्रसन्न होकर, आश्चर्यचकित होकर देखते रहना, जो नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है। नेपाली लोग उस एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं। सागर का माथा, समुद्र का मस्तक, सागर माथा कहते हैं। मुझे यह नाम अच्छा लगा, लेखिका को यह नाम पसंद आ गया। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा फूल देखा, जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। लेखिका ने जब वो एवरेस्ट को देख रही थी तो उन्होंने देखा एक भारी बर्फ का बड़ा फूल बना हुआ है। ये इसे प्लूम कहते हैं, प्लूम। तो क्या होता है, बर्फ जब हल्की होती है रुई की तरह, हवा के साथ एक जिस तरफ की हवा होती है वहां उड़ती चली जाती है बर्फ, और उड़ के एक जगह इकट्ठी हो जाती है, तो वो बड़ा सा ऐसे फूल सा बन जाता है बर्फ का। तो कह रहे हैं एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा फूल देखा, जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। वो इतना बड़ा इकट्ठा हो गया था, बर्फ का झुंड, एक ढेर, दूर से लग रहा था झंडा, बर्फ का झंडा लहरा रहा है। ध्वज यानी झंडा। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह से के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता था। 150 किलोमीटर की स्पीड से जब हवा चलती है शिखर के ऊपर, या उससे भी अधिक स्पीड की जब हवा चलती है, तब बर्फ उड़ कर जाती है और ऐसा एक झंडे जैसा आकार बना देती है। इससे भी अधिक गति से हवा चलने के कारण बनता था, क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता था। तो ये बर्फ उड़ उड़कर इस तरह एक फूल सा बना देती है। बर्फ का यह ध्वज झंडा 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। ये जो बर्फ का ढेर बन गया था, झंडे जैसे दिख रहा था, ये 10 किलोमीटर से भी लंबा था। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को
दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था। जो भी लोग शिखर पे जाते हैं, किसके शिखर पर? एवरेस्ट के शिखर पर, एवरेस्ट की चोटी पर जो भी जाते हैं, जब वो दक्षिण पूर्वी बहुत सी पहाड़ियां हैं वहां, तो जाने के लिए कई पहाड़ियों से गुजर कर जाना पड़ता था। तो दक्षिण पूर्वी पहाड़ी, साउथ ईस्टर्न माउंटेन, जब उस पर से जाते तो हो सकता है उस दक्षिण पूर्वी पहाड़ी की डायरेक्शन ऐसी होगी कि वहां बर्फीले तूफान चलते हैं बहुत। तो जो लोग दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर पहुंचते थे एवरेस्ट शिखर पर जाने के लिए, उन्हें इन तूफानों को झेलना पड़ता था। कौन से तूफान? बर्फ को लिए हुए तेज हवाएं तूफान की तरह बहती थी, विशेषकर खराब मौसम में। और जब ज्यादा, तो जब मौसम खराब होता था तब तो बहुत तूफान झेलने पड़ते थे। ये मुझे डराने के लिए काफी था। लेखिका को ये बात पता चली कि ये इस तरह बर्फ उड़ती है, तूफान आते हैं बर्फ के, तो ये बात से लेखिका डर गई। फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी। डरने की बात थी, तूफान में कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी एवरेस्ट ने लेखिका को इतना आकर्षित किया, इतना अट्रैक्ट किया, इतना अपनी ओर खींचा कि वो कह रही है कि मैं विचित्र रूप से आकर्षित थी, अजीब अद्भुत रूप से आकर्षित थी, जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकती। मुझे इतना अट्रैक्ट करता था एवरेस्ट, और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। मैं एवरेस्ट के शिखर पर जाकर, मुझे पता था इस तरह बर्फीले तूफान आएंगे, बहुत सी कठिनाइयां आएंगी, लेकिन मैं उन सारी चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। चुनौतियां, चैलेंजेस। तो लेखिका कितनी साहसी है इस बात से पता चलता है। जब हम 26 मार्च को पेरिच पहुंचे, पेरिच जगह का नाम है, हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। जब ये लोग पेरिच पहुंचे, आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, अलग अलग नाम आते जाएंगे जगहों के, पहाड़ों के, गांवों के, जिलों के। तो पेरिच नाम की जगह पर जब वे पहुंचे तो इन्हें एक खबर मिली कि हिमस्खलन के कारण, हिमस्खलन जो बर्फ है, बर्फ की चट्टानें जब जम जाती हैं तो वो गिरती हैं, फिर टूट कर, कई बार पिघल जाता थोड़ा सा पानी तो वो चट्टानें टूटती, जैसे लैंडस्लाइड होता है वैसे बर्फ की चट्टानें गिरती हैं। तो बर्फ की चट्टानों के गिरने को हिंदी में हिमस्खलन कहते हैं। भूस्खलन, जब पहाड़ों पर जमीन खिसकती है, पहाड़ों पर वैसे पत्थर की चट्टानें गिरती हैं तो उसे भूस्खलन कहते हैं, और जब बर्फ की चट्टानें गिरती हैं तो उसे हिमस्खलन कहते हैं। तो हिमस्खलन के कारण एक शेरपा कुली, सामान उठाने वाला शेरपा था, जिसकी मृत्यु का दुखद समाचार मिला कि एक शेरपा उस बर्फ के गिरने से मर गया। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने से लोत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। तो ये बता रहे हैं कि खुम्बू हिमपात, खुम्बू जगह का नाम है, ये पूरे एरिया का नाम था खुम्बू। जो ये जो नमचे बाजार है, शेरपा लैंड है, ये सारा खुम्बू के अंतर्गत आता है। तो खुम्बू हिमपात, हिमपात खुम्बू बर्फ का रास्ता, खुम्बू बर्फीला स्थान पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के, जो जिस रास्ते से ये अभियान दल जाने वाला था, ये जो कैंपेन जाने वाला था, ये कारवां जाने वाला था एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने के लिए, उसके बाईं तरफ जिस रास्ते से ये जाने वाला था, बर्फ के खुम्बू वाले रास्ते से, बर्फ के रास्ते से, उसके लेफ्ट साइड में सीधी पहाड़ी धसक गई थी। लेफ्ट साइड में पूरी पहाड़ी गिर गई थी, धसक गई थी, खिसक गई थी, और लोत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। पहाड़ी खिसक गई तो आगे उसके लोत्से एक जगह थी, एक पहाड़ी खिसकी तो दूसरी पहाड़ी का भी बेस चला गया, उसमें से भी दूसरी पहाड़ी भी खिसक कर नीचे गिरी। तो लोत्से एक जगह का नाम है, वहां से भी पहाड़ी नीचे खिसक आई थी।
16 शेरपा कुलियों के दल में से 16 शेरपा जा रहे थे, इसी किसी दल में आगे बढ़ रहे थे एवरेस्ट पर जाने के लिए। तो वो कुली थे, सामान उठाकर जा रहे थे। दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए, एक जिसका समाचार लेखिका को मिला है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो अभियान दल चल रहे थे उस रास्ते के बाईं तरफ एक पहाड़ गिरा और फिर ऊपर से लोथसे नामक जगह से एक और पहाड़ी खिसकी और उसके नीचे दबकर एक कुली मर गया, शेरपा कुली की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर छाए अवसाद को देखकर, अब ऐसा समाचार सुनकर, तो ये अभियान दल, लेखिका वाला अभियान दल जो जा रहा था, बचेंद्री पाल के साथ जो लोग जा रहे थे, उन सदस्यों मेंबर्स के चेहरों पर छाए अवसाद को देख लिया। अवसाद, दुख किसने देख लिया? इनके नेता, जो इस दल के नेता थे, जिनका नाम था कर्नल खुल्लर। कर्नल फौज के थे ये, कर्नल खुल्लर इनकी सरनेम है। तो कर्नल खुल्लर ने देखा ये तो मेरे दल के सभी सदस्यों के चेहरों पर ये खबर सुनकर अवसाद दिखाई दे रहा है। अवसाद, दुख, चेहरों पर छाए अवसाद को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। ऐसे इतने महान अभियान में तुम चले हो, उन्होंने कहा, सबको देखा दुखी हो गए हैं, डर गए हैं, तो कहा कि इतने बड़े अभियान में जब चल रहे हो तो खतरों से तो जूझना ही पड़ेगा। खतरों को और कभी कभी मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। मृत्यु भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई गिर सकता है, तूफान आ सकते हैं, कोई पहाड़ों के नीचे दब सकता है, चट्टानें खिसक सकती हैं, कभी इतनी ज़्यादा बारिश हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो खतरे तो आएंगे, ऐसा महान अभियान में आए हो तो मृत्यु भी आ सकती है, इसलिए उसको सहज भाव से स्वीकार करना पड़ेगा, डरने से कुछ नहीं होगा। ये खुल्लर जी ने, नेता खुल्लर ने बताया। उपनेता प्रेमचंद, अब वो खुल्लर जी तो मेन लीडर थे, बड़े नेता थे, उनके नीचे जो थे उपनेता, यानी नेता के सहायक, नेता की सहायता करने वाले उपनेता। जैसे राष्ट्रपति होते हैं, फिर उनके नीचे उपराष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, उप प्रधानमंत्री होते हैं, ऐसे नेता के उपनेता थे जिनका नाम था प्रेमचंद, जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे। जो आगे जो आया था इनसे पहले दल, बेस कैंप से रास्ता साफ करने के लिए, उसके नेता थे ये, जो पहले दल आया था। 26 मार्च को पेरिस लौट आए और ये लोग आगे चल रहे थे इनसे, तो ये पेरिस पहुंचे हैं और वो लोग पेरिस वापस लौट आए थे, इनसे पहले वाले दल। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। उन्हें बताया कि सबसे पहली बाधा जो है वो खुम्बू का हिमपात है। हिमपात यानी बर्फ का गिरना, बर्फ गिरकर पूरे बर्फ ही बर्फ रास्ते में हो जाती है, तो ये सबसे बड़ी बाधा है, उन्होंने बता दिया, क्योंकि ये आगे जाने वाले थे और वो आगे से वापस आए थे। तो उन्होंने बता दिया कि खुम्बू के पूरे इलाके में पूरी बर्फ ही बर्फ है और ये बहुत बड़ी बाधा है। अवगत कराया, हमें जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप 1, जो हिमपात के ठीक ऊपर है, वहां तक का रास्ता साफ कर दिया है। ये लोग आगे आगे जाते जाते थे रास्ता साफ करने के लिए, बर्फ हटाने के लिए, ताकि ये जो अभियान दल असली वाला बचेंद्री पाल वाला है उनको मुश्किल ना हो ऊपर जाने में। तो उन्होंने क्या बताया कि उनके दल ने कैंप नंबर 1, जो 6000 मीटर पर था, एक तो बेस कैंप था, उसके बाद दूसरा कैंप नंबर 1, वहां तक उन्होंने रास्ता साफ कर दिया है। जो हिमपात के ठीक ऊपर है वहां का रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर दिया। उन्होंने बेस कैंप से लेकर कैंप नंबर 1 तक
बहुत सारे कैंप बने थे। एवरेस्ट शिखर तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारे अलग अलग कैंप जहाँ रेस्ट करते हैं रुक रुक कर। तो उन्होंने कहा कैंप नंबर 1 तक के रास्ते को निशान लगा दिए हैं, झंडियाँ लगा दी कि इस रास्ते से जाना है, और रस्सियों के पुल बना दिए हैं। जहाँ जहाँ पहाड़ पे चढ़ना मुश्किल है वहाँ वहाँ रस्सियाँ पकड़ के भी ट्रैकिंग करते हैं, आपने देखा होगा। तो वो उन्होंने बताया कि उन्होंने रस्सियाँ भी बांध दी हैं, जहाँ पैरों से चलना मुश्किल है वहाँ रस्सियाँ पकड़ पकड़ कर पहुँच सकते हो। तो वो सारी तैयारी उन्होंने कैंप नंबर 1 तक पहुँचने के लिए कर दी थी। झंडियों से रास्ता चिन्हित कर दिया, निशान लगा दिए। सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया, और उन्होंने ये भी बताया कि हमने सारी कठिनाइयाँ जो जो आ सकती हैं उन सब की जांच पड़ताल कर ली है। कहाँ पे गड्ढा है, कहाँ पे कीचड़ है, कहाँ पे गिरने का डर है, सब चीज़ें हमने जांच पड़ताल कर ली है, जायजा ले लिया है। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ़ की नदी है और बर्फ़ का गिरना अभी जारी है। ग्लेशियर जानते हो, जो ग्लेशियर जब नदियाँ बर्फ बन जाती हैं, जम जाती हैं बिल्कुल बर्फ से, तो उन्हें ग्लेशियर कहते हैं कि वहाँ पर ग्लेशियर की नदी है और बर्फ गिरना अभी चालू है, जारी है, बर्फ गिरना बंद नहीं हुआ। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम तो तैयारी करके आ गए आपके वहाँ तक, कैंप नंबर 1 तक पहुँचने के लिए, लेकिन हिमपात और हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव। हिमपात के समय बर्फ जब गिरता है, जब बर्फबारी होती है, तब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये अनिश्चित है किस समय बर्फ गिरेगी, कब तूफान आएगा। तो अनिश्चित और अनियमित, उसका कोई नियम नहीं है बर्फ गिरने का, कैसे गिरेगी, कब गिरेगी, कितनी गिरेगी, किस दिशा में जाएगी बर्फ, कुछ नहीं पता। तो जो हम तैयारियां करके आए हैं वो सब बेकार भी हो सकती हैं। कोई रस्सियां बांध कर आए हैं वो टूट जाएं, या नज़र ही ना आए, बर्फ़ के नीचे दब जाएं। झंडियां हम लगा कर आए हैं निशानी के लिए, ये रास्ता है, वो झंडियां भी गिर जाएं, फट जाएं, उड़ जाएं, कुछ भी हो सकता है। इसलिए अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। हो सकता है रास्ता फिर बर्फ़ से भर जाए, तो हमें फिर से आगे जाकर रास्ता साफ करना पड़ेगा आप लोगों के आने से पहले। तो हम यहाँ तक ही करते हैं, अगला मैं बाकी का जल्दी ही वीडियो लेकर आती हूँ। तब तक आप लोग अपनी सेहत का ध्यान रखिए।